हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? सब कुछ बढ़िया ना? आज बहुत तेज आंधी आ रही है बच्चे। मैं फील कर रहा हूँ अभी। मतलब आपको शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी, बहुत बहुत तेज आंधी आ रही, लग रहा है कि पता नहीं मेरे स्टूडियो कहीं उड़ ना जाए, छत पे है ये। तो कोई बात नहीं, आंधी बाहर में मैं एंजॉय कर रहा हूँ, अंदर में क्लास का एंजॉयमेंट है। और हमारा मौसम विभाग जो है ना हमारे देश का, वो जब कहता है कि बारिश होगी तो होती नहीं है, जब कहता है नहीं होगी तो होता है। पता नहीं क्या हमारे देश का है, कब सुधरेगी हमारे देश की व्यवस्था। बट कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो कॉमर्स वाले बच्चे, हमें मौसम से क्या जाता है। हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन कराया था, मैंने बड़े संभाल के रखा आपके लिए। इसके अंदर में हमने कहा था मेरे बच्चे, जब हम बैलेंस शीट, जब हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं तो हमारा अल्टीमेट मोटिव जो होता है वो बैलेंस शीट को टैली करना। जितने अमाउंट से अगर बैलेंस शीट में डिफरेंसेज आते हैं ट्रांजैक्शन के हो जाने के बाद, हम उतना ही अमाउंट रिवोल्यूशन अकाउंट में डालते हैं। ये बातें हमने पिछले क्लास में डिस्कस की थी। अब इन सब का एप्लीकेशन जो होगा वो हम क्वेश्चन के साथ देखेंगे। मैंने कहा था कि मैं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, और बिलीव कीजिए इस क्वेश्चन को अगर आपने रिवीजन करके आप आए हुए हैं तो आप सचमुच में बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो आज कुछ हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ टिपिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ नए नए कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ये चैप्टर वहाँ पे एंड होगा जहाँ पे मैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट सिखा दूँ। तो अभी इस चैप्टर में 3-4 क्लासेज मेरे साथ आप चलेंगे ही चलेंगे, बिना किसी डाउट के। ऊपर भी जा सकता है, बट कोई बात नहीं, अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट हमारा ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा एडमिशन के अंदर में सॉल्यूशन करा रहा हूँ मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 44 का पढ़ेंगे मेरे साथ, क्या बता रहा है यहाँ पे। 44 नंबर पढ़ेंगे आप। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, नई नई बातें अब ऐड होंगी, बट आपको सारी बातें समझ में आएंगी, चिंता नहीं करना है। और कुछ नई बात ऐड होगी तो परेशान मत होना, क्योंकि एग्जाम में तो वही आएगा जितना हम लोग पढ़ के जा रहे हैं। सुनिए ध्यान से। ABR पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर बैलेंस शीट कहता है 31 मार्च 2019 को वाज एज फॉलो। कैश है, डेटर से लेस प्रोविजन कह रहा है आपका, स्टॉक है, मशीन है, एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, मतलब प्रॉफिट लॉस अगर एसेट साइड में है, इट्स लॉस, एंड ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में हम डिवाइड कर देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,600 रुपीज़ का है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज कहता है 3,000 का है, क्रेडिटर्स है, और फिर कैपिटल अकाउंट AB का। नीचे कहता है कि 1 अप्रैल 2019 को दे एडमिटेड C, एक मिस्टेक को सुधार लो यहाँ पे। 1 अप्रैल 2019 को कहता है दे एडमिटेड C एज ए न्यू पार्टनर ऑन फॉलोइंग टर्म्स। अब वो टर्म्स क्या है जी आपका यहाँ पे, तो वो कहता है टर्म्स के अंदर में कि C ब्रिंग्स 40,000 एज हिज कैपिटल बट इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। लो, ये बदमाश कहता है कि मैं कैपिटल तो लाने को तैयार हूँ बट गुडविल का पैसा नहीं ला पाऊंगा। और C शेयर कहता है गुडविल का एडजस्ट किया जाएगा बाय ओपनिंग हिज करंट अकाउंट। अब ये क्या बोल दिया, तो हम कोई बात नहीं, हम इसको देखेंगे, और ये बात मैंने पहले आपको समझाया भी है, एक बार हम बड़े क्वेश्चन में भी देख लेंगे, चिंता नहीं करना है। न्यू रेशियो कहता है कि ABC का 3:1 होगा। क्लेम कहता है टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन 3,000 है। ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,600 का था, और कहता है कि 3,000 का क्लेम हमारे ऊपर आ चुका है। तो ठीक है, इसमें से 3,000 छोड़ देंगे, बाकी अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आगे कहता है बैडेट्स आपका 6,000 का हुआ है जी, जो राइट ऑफ करना है, मतलब डूब गया पैसा। तो ठीक है, हम देख लेंगे इसका भी क्या होगा, अभी हम ज़्यादा नहीं सोचते हैं, आगे बढ़ना। कहता है कि क्रेडिटर्स 2,000 ज़्यादा पे किए गए, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड, पे नहीं किया गया, कहता है कि पे किया जाएगा 2,000 ज़्यादा। तो ठीक है, आपका 2,000 रुपये से मतलब क्रेडिटर्स बढ़ गए। 2,000 कहता है टू बी प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सिन लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी आगे क्रिएट ना हो जाए, कोई लायबिलिटी मतलब अचानक कोई लायबिलिटी क्रिएट हो जाए, उसके लिए हम 2,000 रुपये का हम प्रोविजन बनाएंगे, एक लायबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहता है कि बी ब्रॉट डाउन टू 1,200, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो 3,000 है बैलेंस शीट में कहता है कि 1,200 रह गया है। शिखा एक ओल्ड कस्टमर है हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ हैज बैड डेप्ट हैज प्रॉमिस टू पे 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज। इसका मतलब क्या होता है हम बाद में देखेंगे। गुडविल इज वैल्यूड
कहता है कि एट 1.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स लेस 12,000। गुडविल कहता है कि आपका वैल्यू किया जाएगा 1.5 यानी कि 1.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स लेस 12,000। इसका मतलब हम आगे देखेंगे। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स कहता है कि 10,000, 20,000, 30,000 है। प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट। वही नहीं, वो जो नहीं बोलेगा हम वो भी बनाएंगे, जैसे कि कैश की बात है। तो आओ ना, पहले हम 44 में जो चीज़ें बनती हैं उस प्रोसेस में एक तो आपका यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट आप बनाएंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट शुरू कीजिए मेरे साथ। यहाँ पे ये आपका रिवोल्यूशन अकाउंट है। कई सारी बातें हैं तो थोड़ा सा बड़ा बना लो, छोटा बनाने के बजाय, है ना। जगह ज़्यादा हो जाए अच्छी बात है, कम नहीं होना चाहिए बस। तो हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बना लिया। पार्टनर्स कैपिटल में चेंजेस आएंगे तो आप यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे तो ये हमारा आपका यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चला गया। 3 पार्टनर्स है ना क्वेश्चन में सर, हाँ, ए बी एंड सी। तो ये लीजिए, हमने 3 कॉलम रेडी किया आपके लिए, ए बी एंड सी का। ये हमारा 3 कॉलम रेडी हो गया जी, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी आपका ये 3 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गए, ए बी एंड सी। क्योंकि पार्टनर्स के आने के बाद कैश में तो चेंज होगा ही होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे कैश है, बैंक के बैलेंस शीट में कैश, तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट बना लेंगे। कैश अकाउंट, अगर कैश बैंक दोनों होता तो कोई भी एक अकाउंट बना सकते हैं, हम इकट्ठा भी करके बना सकते हैं। कैसे मैं बताऊंगा आगे जब रिक्वायरमेंट आएगी। फिलहाल ये रहा हमारा कैश अकाउंट, ठीक है ना। इसके बाद की बातें जो होंगी हम देखेंगे, अभी बैलेंस शीट तो बाद में बनाते हैं। पर बच्चे पहले आप एक काम करो, बैलेंस शीट में जितने सारे इनके बैलेंसेज है उसको आप लिखो यहाँ पे, बाई बैलेंस बीडी। जरा बताओ क्वेश्चन पढ़ के कि बैलेंस शीट के अंदर में आपका ए और बी का कैपिटल कितना है। ए का 50, बी का 60। लिखो यहाँ पे 50,000 ए का, और इसका कहता है कि 60,000 का अमाउंट आपका। ये तो पहले से था ही नहीं। बैलेंस शीट में आपका कैश जो है 10,000, उसको आप यहाँ लिख दो, टू बैलेंस बीडी आपका कैश है पहले से 10,000। ध्यान रखना, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम झगड़े खत्म कर रहे हैं। तो बच्चे बैलेंस शीट के एसेट साइड में एक प्रॉफिट लॉस यानी कि लॉस है, इस लॉस को हटा दो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन ने कहीं आपको दिया नहीं है तो इक्वली रहा होगा, यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेरे बच्चे कैपिटल से माइनस हो जाएगा, टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। एंड 4,000 में से यहाँ पे 2,000 और यहाँ पे आपका 2,000, तो हमने 2,000 रुपये क्या क्या माइनस कर दिया। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी आपका एडजस्ट हो गया। और भी कुछ दिख रहा है यहाँ पे? नहीं सर। नीचे आइए, सी 40,000 कैपिटल का लेकर आएगा, लेकिन वो गुडविल का पैसा लेकर नहीं आ पाया। तो एक काम करो, मैं क्योंकि समझा रहा हूँ मेरे बच्चे, यहाँ पे मैं आपको नोट में दिखाता हूँ, नोट में कि इनकी जर्नल एंट्रीज क्या पास होंगी। जर्नल एंट्रीज, ऐसे क्वेश्चन ने एंट्रीज आपसे पूछा नहीं है तो एग्जाम में आपको एंट्रीज नहीं बनाना, लेकिन मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं कर देता हूँ। ये देखो, सी कैपिटल का पैसा लेकर आएगा तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एंट्री एग्जाम में नहीं पूछ रहा, आप एग्जाम में नहीं करना, अगर रिक्वायरमेंट तो रफ में कर लेना, बट आप इसको यहाँ पे भी समझ रहे हैं, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। 40,000 तो कैश टू सी, कैश में क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, टू सीज कैपिटल अकाउंट। टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना मेरे बच्चे, 40,000 का अमाउंट यहाँ पे। और सी के कैपिटल में हम क्या बोलेंगे, बाई कैश अकाउंट। बाई कैश अकाउंट कितना अमाउंट यहाँ पे, 40,000। ये आपका हो गया। देखो, कहता है कि इसके बाद वो गुडविल का पैसा लेकर नहीं आ पाया। आप जानते हैं कि अगर गुडविल का पैसा पार्टनर्स लेकर नहीं आ पाया तो हम उसके अकाउंट से पैसा निकाल के हम दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। तो पता मेरे बच्चे, मैं अगली एंट्री सीज कैपिटल अकाउंट, मैं सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट करके, और ये पैसा मैं एज कैपिटल अकाउंट यानी कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं, बीज कैपिटल अकाउंट वो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में मैं उनके रेशियो में ट्रांसफर करता। सीज कैपिटल टू ए बी आपका ये काम करता। मेरे बच्चे ध्यान सुनना, मैं ये काम करता और हमेशा करता, क्योंकि यही काम हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन ने आपसे थोड़ा सा लैंग्वेज का गेम खेला है। जरा पढ़ो क्या बता रहा है। पॉइंट नंबर 1 में कहता है कि सी ब्रिंग्स 40,000 एज हिज कैपिटल
एज ए शेयर ऑफ कैपिटल बट इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, वो गुडविल का कोई पैसा लेकर नहीं आ पाया। बच्चे नहीं ला पाया तो मैं ये एंट्री पास करता, उसके अकाउंट से गुडविल का निकाल के मैं ट्रांसफर करता, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि सीज शेयर ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड बाय ओपनिंग हिज करंट अकाउंट। मेरे बच्चे यहाँ पे कहता है कि सी का जो शेयर है वो आपको यहाँ पे उसका करंट अकाउंट ओपन करके आपको एडजस्ट करना है। करंट अकाउंट ओपन करके एडजस्ट करने का मतलब होता है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन के अंदर में, कि मेरे बच्चे यानी कि ये सीज कैपिटल से माइनस करने के बजाय वो कहता है कि सीज करंट अकाउंट से आप उसको एडजस्ट करो। सर ये क्या है? कुछ नहीं मेरे बच्चे, मैं इसका मीनिंग आके आपको समझा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन में दिए हुए बातों को सम्मान देना पड़ेगा। जरा पढ़ना फिर से पॉइंट नंबर 1 में क्या बता रहा है, आगे लास्ट लाइन, सी का शेयर जो गुडविल का है वो एडजस्ट किया जाएगा बाय ओपनिंग हिज करंट अकाउंट। हिज मतलब क्या? सी के करंट अकाउंट को ओपन करके। मतलब आप एक काम करो, एंट्री जो सीज कैपिटल अकाउंट करने वाले थे सीज करंट अकाउंट होगा। मैं इसका मतलब समझाता हूं, लेकिन उसके पहले यहाँ पे गुडविल को जरा वैल्यू कर लें। तो आओ ना, मैं यहाँ पे वर्किंग नोट्स आपको दिखाऊं, लिखिए यहाँ पे जरा, लिखेंगे आप कंप्यूटेशन ऑफ, हमें गुडविल वैल्यू करना पड़ेगा, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। आओ ना देखते हैं कि फर्म की जो गुडविल है उसका वैल्यू क्या निकल के आता है। जरा सुनो ध्यान से, ये आपका लास्ट लाइन यानी कि 9th पॉइंट में कहता है कि गुडविल वैल्यू किया जाएगा 1.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years लेस 12,000। सर ये क्या है? पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालो, जरा बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है। वो कहता है बच्चे 3 साल का 10, 20 एंड 30, तो 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, और कहता है कि एवरेज यानी कि 3 से डिवाइड कीजिए, आ गया 20,000 का अमाउंट आपका 20,000। कहता है कि जो गुडविल आपका होगा, जो गुडविल वैल्यू किया जाएगा, वो कहता है कि इस 20,000 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1.5 ईयर्स परचेज प्राइस से, मतलब 1.5 साल से, और इस वैल्यू में से कहता है कि माइनस कर दिया जाएगा लेस 12,000। इसमें से कहता है कि 12,000 माइनस कर दिया जाएगा, तो मेरे बच्चे 30,000 माइनस 12,000 यानी कि 18,000 का अमाउंट आपका निकल के आ गया, 18,000 का अमाउंट। तो गुडविल की जो वैल्यू है आपका वो कितना निकल के आ गया जी? वो कहता है कि आपका एवरेज प्रॉफिट जो आपका है 20,000 इंटू 1.5 गुना यानी कि 30 लेस 12,000, उसको माइनस करके निकाल दिया। सर ये लेस वाला तो आपने कभी पढ़ाया नहीं था। मेरे बच्चे लैंग्वेज है, आप जो मेथड्स पढ़े हो वही मेथड होते हैं। कभी कभी शब्दों में गेम खेलेगा, बट वो साफ साफ बता देगा क्या करना है। तो वो कह रहा है कि गुडविल को 1.5 टाइम्स ईयर्स परचेज प्राइस पे वैल्यू कीजिए और उसमें 12,000 माइनस कर दो, वही गुडविल की वैल्यू होगी, यानी कि आपका 18,000। तो जरा बताओ सी से हमें क्या 18 लेना था क्या? नहीं सर, अगर हम इसमें सी का शेयर देखें, सी शेयर इन गुडविल, मतलब जो पैसा हमें इनसे लेना था वो हमें 18,000 का सी का शेयर। जरा बताओ सी कितने के लिए एडमिट हुआ है? सर पॉइंट नंबर 2 में पता चलता है उसका रेशियो 1/6 का है, तो 1/6 मेरे बच्चे ये आ गया आपका 3,000 का अमाउंट। यानी कि सीज करंट अकाउंट में आप 3,000 डेबिट करेंगे और ये ए बी में दिया जाएगा इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब हमें इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी जानना पड़ेगा। आप ज़्यादा दिमाग पे वजन मत डालो, आप करना तो शुरू करो, आप क्वेश्चन को शुरू करो करना, जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आएगी हम उसको बनाते चलेंगे। तो क्योंकि हमें ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया हुआ है, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो अब जरा आ जाओ वर्किंग नोट्स नंबर 2 और लिखो मेरे साथ यहाँ पे। मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ जी, कैश अकाउंट हमें जगह मिल जाएगा यहाँ पे। अब लिख रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आइए देखते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा क्या निकल के आता है। तो यहाँ पे हम पार्टनर्स के नाम लिखेंगे, पार्टनर्स के नाम, यहाँ पे ओल्ड रेशियो, यहाँ पे न्यू रेशियो और यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो पार्टनर्स जो हमारे हैं वो ए बी एंड सी हैं। ओल्ड रेशियो क्या बता रहा है यहाँ पे आपका? ओल्ड रेशियो 1:1, लिखो ना 1/2 1/2। न्यू रेशियो आपका 3/6 2/6 एंड 1/6 आपका है। तो जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालूंगा ओल्ड माइनस न्यू, तो 1/2 माइनस 3/6
ये कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब कोई सेक्रीफाइस नहीं है। इनका 1/2 माइनस 2/6, तो मेरे बच्चे इनका आ गया यहाँ पे 1/6। अच्छा, ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं आपका, यानी कि इस एंट्री में सीज करंट अकाउंट डेबिटेड, तो यहाँ पे ए का तो सेक्रीफाइस कुछ है ही नहीं, इसका नाम को हटा दो या लिखो ही ना या नील कर दो, और इनका सेक्रीफाइस सिर्फ हो रहा है तो 3000 इनको मिलेगा। जितना आप गेन कर रहे हो, कितना गेन कर रहे हो जी, 1/6, आप जितना गेन करो उतना वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सीज करंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बहुत ध्यान से अब आपको चलना है, क्योंकि अब आप बहुत बड़े हो चुके मेरे बच्चे, अब कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं नहीं, बस इसको ध्यान से देखना है और लिखना है। तो सीज करंट टू यहाँ पे बीज कैपिटल अकाउंट। आओ ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बीज कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ ना, तो बी में लिखो आप यहाँ पे बाय सीज करंट अकाउंट, आप लिखिए बाय सीज करंट अकाउंट, और अमाउंट कितना आपका हो गया 3000, बी को हमने 3000 दे दिया, ठीक है ना। ये आप सी के अकाउंट में मत लिखना, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है और एंट्री करंट अकाउंट से हुआ है, तो आप उसको यहाँ रिकॉर्ड मत करना, उसका क्या करेंगे हम बाद में देखेंगे, यहाँ नहीं आएगा। तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे मेरे बच्चे, एक एक झगड़े खत्म कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया, बैलेंस शीट में जितने सारे नाम हैं उनको हमने निपटाया। पहले कैपिटल का अमाउंट लिखा कैपिटल के रूप में, कैश का कैश गया, वो जो आपने फिर क्या किया जी, बैलेंस शीट में एक लॉस दिख रहा था, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में दे दिया, आप जितना कैपिटल लेकर आए आपके नाम पर रिकॉर्ड कर दिया। प्रीमियम का पैसा अब लेकर नहीं आए तो हमने आपके अकाउंट से निकाल के ही दूसरे में ट्रांसफ़र किया, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि कैपिटल ने करंट अकाउंट लिखो तो हमने करंट अकाउंट कर दिया। इसका क्या आगे होगा हम देखेंगे, बट सीज करंट अकाउंट यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। आगे पढ़ो जरा, अब यहाँ पे हम क्या करें, तो बैलेंस शीट की बातें खत्म हो गई, सी का पॉइंट नंबर 1 खत्म हो गया। अब आओ ना पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। कहता है क्लेम जो है वर्कमैन कंपनसेशन का 3000। मेरे बच्चे बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन जब 5600 रुपये का था, 5600 का, अगर 5600 में 3000 छोड़ दे तो 2600 एक्स्ट्रा बच गया, और उस 2600 को पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 2600, और क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में, तो मेरे बच्चे 1300 आपका हो गया, 1300 आपका हो गया, इनको तो कुछ मिलेगा नहीं, ये तो ओल्ड पार्टनर्स का होता है। तो हमने क्या किया, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में इसको हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलो जी, ये भी काम खत्म हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आगे बढ़ना कहता है पॉइंट नंबर 4 में बैड डेट्स आपका 6000 का हुआ जो कि राइट ऑफ करना है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे मेरे बच्चे, आप अच्छे बच्चे, मैं जानता हूँ आपको ना। मैं पहले दिखाता हूँ, ये जो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है, इस बैलेंस शीट में जरा बताओ डेटर्स कितने बताए जा रहे हैं, बताइए डेटर्स कितना है सर, 80,000 यहाँ लिख दिया हमने। अच्छा बताओ डेटर्स पे आपके पास प्रोविजन कितने का है बैलेंस शीट में, 4000 का। मेरे बच्चे यहाँ पे लेस कर रहा है, तो यहाँ पे लेस का मतलब कि वो इस साइड दिया हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपका 4000 यहाँ पे है, 4000 एक्चुअली यहाँ पे है, बट इससे जुड़ा हुआ है तो हम वहीं से लेस करके दिखा देते हैं, इसका मतलब होता है, ठीक है ना। डेटर्स आपका 80 है, 4000 का डाउट है। अब सुनो मेरी बात, वो 4th पॉइंट में कहता है कि 6000 मेरे बच्चे बैड डेट्स हो गया, मतलब जो आपके डेटर्स है ना वो आपके 6000 से डूब गए, अब डाउट नहीं है, डूब गए आपका 6000। तो मैंने बताया था आपको कि रिवोल्यूशन अकाउंट का बनाने का मोटिव क्या है जी, बस बैलेंस शीट को टैली करना, समझो ना मेरी बात। अगर डेटर्स आपके 6000 से डूब गए तो यहां से 6 माइनस किया जाएगा, लेकिन जो प्रोविजन हमने बना के रखा वो कितना माइनस हो जाएगा, 4000 का। एक बात और बता दूं, अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपको परेशानी है, तो मेरे बच्चे यूट्यूब पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का नाम का वीडियो मैंने रखा हुआ है, आप उसको एक बार देख लेंगे, एटलीस्ट उसका 1 घंटा भी देख लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए अगर कोई दिक्कत है तो आप वहाँ देखें, अगर आता तो बहुत अच्छी बात है आपका, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या किया, डेटर 6 से कम किया, लेकिन जो प्रोविजन है वो 4000 से कम किया। क्या बैलेंस शीट टैली कर रहा है? नहीं टैली कर रहा है। अभी भी कितने का डिफरेंस है, 2000 का। तो मेरे बच्चे डेटर्स आपके 6000 से कम हुए हैं, प्रोविजन 4 से डेटर्स ज़्यादा कम हुए हैं, एसेट्स ज़्यादा कम हुआ है, तो लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे आपका डेटर्स को कम कर दूंगा, 2 डेटर्स अकाउंट, और कितने से 2000 से। 2000 कैसे जी, 6000 टोटल कम हुए थे, 4000 तो प्रोविजन से माइनस कर दिए, बैलेंस शीट टैली आपका हो गया, तो 2000, यानी कि अब ये प्रोविजन जो है वो नए बैलेंस शीट में नहीं आएगा, और डेटर्स आपका घट के कितना रह गया, 74,000 का। समझे मेरी बात यहाँ पे सर? हाँ सर, और आगे बढ़ो सर, आगे भी कुछ है देखेंगे बाद में, अभी तो 4th पॉइंट पे हम बात किए। 5वें पॉइंट पे आइए, क्रेडिटर्स को 2000 और ज़्यादा पे करना है, घाटा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स बढ़ गया तो 2 क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2000 मोर, का मतलब होता है हिंदी भाषा में क्रेडिटर्स को 2000 ज़्यादा पे करना है, आर टू बी ज़्यादा पे करना है, तो लायबिलिटी बढ़ गया। फिर कहता है कि 6 पॉइंट में 2000 हमें अनफोर्सिन लायबिलिटी, कोई अचानक कोई लायबिलिटी क्रिएट हो गया होगा, उसके नाम पे हमें लायबिलिटी क्रिएट करना है, तो कर दो ना, लायबिलिटी बढ़ना, घाटा रिकॉर्ड किया जाएगा। टू अनफोर्सिन लायबिलिटी, ये लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में नहीं था, बट वो शायद आज कोई लायबिलिटी बढ़ गई होगी। अनफोर्सिन मतलब जो हमने अभी तक नहीं समझा था, बट वो लायबिलिटी आज बन गई, उसको रिकॉर्ड कर दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहता है कि आप उसको 1200 रुपये पे कर दो, आर टू बी ब्रॉट डाउन टू 1200 रुपीज़। जरा बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बैलेंस शीट में था कितना, 3000, अब वो 1200 रुपये हो गया, ब्रॉट डाउन टू इतना, मतलब 3000 घट के 1200 रुपये रह गया, तो 1800 का आपको फ़ायदा हो रहा है। यानी कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको 1800 की लायबिलिटी का कम होना, यहाँ पे फ़ायदा रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, लायबिलिटी जितना था उससे कम हो गया तो फ़ायदा हो गया। और मेरे बच्चे ज़रा 8 पॉइंट पढ़ना, शिखा एक ओल्ड कस्टमर जिसका अकाउंट हमने पहले क्लोज कर दिया था एज बैड डेट्स लिखकर, वो बहुत पहले की बात है। मैं आपको समझा दूँ ये मतलब क्या है मेरे बच्चे, ज़रा सुन लेना। 12th क्लास की बात, माफ़ कीजिए 11th क्लास की बात थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, इसको मिटा देता हूँ, मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको ये पहले से पता तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं समझा दूँ इसका मतलब क्या होता है। ये देखो आप, मान लो करंट ईयर में, ये हमारा करंट ईयर है और मैं बात फर्म की कर रहा हूँ। पता है इस साल के पहले, मतलब इस साल के पहले, इस साल में नहीं, इसके पहले, मान लो करंट ईयर आपका 2019 है, तो इसके पहले क्या हो गया जी, 2017, 18 किसी भी साल में फर्म ने शिखा को एक कर्ज दिया था। पता है कर्ज कितने का था? कर्ज था मेरे बच्चे 2500 का, 2500 रुपये का, बहुत पहले। और जो फर्म ने शिखा को कर्ज दिया था 2500, जब भी फर्म शिखा से पैसा मांगने जाते था ना, तो शिखा टाल देती थी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, ऐसे होता था। बहुत बार हुआ, फर्म गई, शिखा ने टाल दिया। एक बार तो शिखा ने क्या किया, फर्म को पीट के भगा दिया कि भाग यहाँ से, जब देखो तो पैसा मांगने आ जाता भिखारी कहीं का। पर बच्चे इससे क्या हुआ, यहाँ पे फर्म को गुस्सा आ गया और शिखा पे उसने क्या किया, केस कर दिया कोर्ट में। जब कोर्ट में फर्म गई, बोली कि देखो शिखा से पैसा मांगने गए थे, इसने पेमेंट भी नहीं किया, मुझे पीटा भी और मुझे भिखारी कह दिया, ये तो गलत है। तो फर्म ने जब ऐसा कहा तो कोर्ट ने शिखा को बोला कि तुमने पेमेंट क्यों नहीं किया? तो शिखा ने बताया कि मैं तो ख़त्म हो चुकी हूँ, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, भिखारी बन चुकी मैं ही, तो मैं क्या करूँ? तो मेरे बच्चे कोर्ट ने क्या किया ना, कोर्ट ने शिखा को कह दिया इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट का मतलब है कि भैया अब आपके पास पेमेंट करने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, अब आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में जब शिखा को इनसॉल्वेंट कह दिया गया, यानी कि कोर्ट ने फर्म को बताया कि शिखा अभी आपको पैसा नहीं दे पाएगी, आप अकाउंट्स को बंद कर दो, ये खत्म हो चुकी है, कहाँ से दे पाएगी, कुछ है नहीं। तो मेरे बच्चे हम लोगों ने क्या किया, मतलब फर्म ने क्या किया, शिखा के अकाउंट्स को क्लोज कर दिया अपने बुक में। और पता है एंट्री क्या पास किया था, 17 में उसने बैड डेट्स को बढ़ा दिया होगा, बहुत पहले की बात है। एंड टू शिखा यानी कि डेटर साहब का, शिखा हमारे डेटर्स थी ना, तो 2500 रुपये से ये एंट्री पास कर दिया गया होगा। कब? 2017 की बात है, बहुत पहले। और शिखा का अकाउंट्स क्लोज कर दिया गया। और फिर फर्म ने कसम खाया कि आज के बाद तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा मैं, न तुमसे पैसा मांगने आऊंगा, क्योंकि तुमने धोखा दिया, तुमने सारे पैसे मेरे डुबा दिए 2500 रुपये, मैं कभी तुमसे पैसा मांगने नहीं आऊंगा। मेरे बच्चे कोर्ट ने कहा कि आप इसको खत्म, छोड़ दो, आप छोड़ दिया हमने।
इंसॉल्वेंट हो गई, शिखा खत्म हो गया। पर बच्चे अब होता क्या है, याद रखना, हमारे देश का कानून कहता है कि अगर शिखा कल को मान लो अमीर आदमी बन जाती है, फिर से मेहनत करके अगर वो अमीर औरत बन जाती है, खूब पैसे वाली बन जाती है, तो भी ये फर्म शिखा से पैसा नहीं मांग सकता। पर बच्चों फर्म जिस इंसान को, जिस इन कस्टमर को एक बार कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, आप उनसे दोबारा पैसा नहीं मांग सकते, चाहे वो फिर से अमीर क्यों ना बन जाए, ऐसा हमारे देश का कानून बोलता है। पता है क्या हुआ, ये हमारा जो करंट ईयर है ना बच्चे 2019 मान लो, इसमें शिखा आई और आके फिर से फर्म को कहती है कि जो तुम्हारा बकाया था ना मैं दे दूंगी। जरा बताओ, ये शिखा वही इंसान है जो 2017 में हमें गाली देकर निकाली थी घर से, हमने कोर्ट में केस किया था, सब कुछ खत्म किया था, सारे रिश्ते खत्म हो गए थे मेरे बच्चे, फिर वो शिखा आके मुझसे बोलती है कि मैं आपका 2500 रुपये दे दूंगी। देखो ना क्वेश्चन क्या बता रहा, पढ़ो जरा, 8वां पॉइंट पढ़ना, 8 पॉइंट क्या बता रहा, 8 पॉइंट, शिखा एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड, जिसका अकाउंट राइट ऑफ मतलब क्लोज कर दिया था, खत्म कर दिया था बैड लिख के, हैज प्रोमिस टू पे, फिर से आके प्रोमिस करती है कि हम आपको 2500 दे देंगे। मेरे बच्चे अब इस प्रोमिस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कितने साल से तुम प्रोमिस कर रहे थे, एक बार और कर दिए तो क्या होगा। मेरे बच्चे इस प्रोमिस की कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी, समझ मेरी बात ना, क्योंकि एक बार जिसका अकाउंट्स क्लोज कर चुके हैं, हम उनसे पैसा मंगा ही नहीं सकते, उनसे पैसा मंगाने का राइट हमारे पास नहीं है। तो जो शिखा आके दोबारा प्रॉमिस करती है कि हम आपको पैसा दे देंगे, प्रॉमिस का वी डू नॉट पास एनी एंट्री, हम कोई एंट्री नहीं करते। सर अगर शिखा ने आगे पेमेंट कर दिया तो, अगर मेरे बच्चे उसने पेमेंट कर दिया तो पता क्या करेंगे, आपको बचपन में आपको सिखाया गया होगा 11वीं क्लास में, अगर पैसा मिल गया तो फर्म कैश बढ़ा देगी और शिखा नहीं, वो लिखेगी बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड मतलब पैसा रिकवर हो गया, हमारा इनकम हो गया। जब पैसा दे देगी तो हम प्रॉमिस की हम कोई एंट्री पास नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो आके हमें प्रॉमिस कर रही है, हम उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। आप दुनिया को समझा देना कि बहुत पहले से प्रॉमिस कर रही थी, हमने कोर्ट में केस किया था, उसके अकाउंट्स को क्लोज कर दिए हैं, हमने उसका नामो निशान अपने बुक से मिटा दिया है। अगर वो दोबारा आके प्रॉमिस करती है तो हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। सर अगर दे दे तो हम देखेंगे आगे क्या होगा बच्चे, बट अभी तो प्रॉमिस किया ना, हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। यानी कि आपको क्या करना है कि पॉइंट नंबर 8 को कंप्लीटली इग्नोर कर देना है। एग्जाम में आ जाए तो लिख देना यहाँ पे आप कहीं पे वर्किंग नोट्स में कि आपका WRT विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट नंबर 8, WRT का मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट नंबर 8। एग्जामिनर को बता देना कि इसके लिए वी डू नॉट पास any entry for promise made। जो उसने प्रॉमिस किया मेरे बच्चे, हम उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे। जब वो पैसा आके दे देगी तो हम अपना एंट्री कर लेंगे। क्या एंट्री करेंगे बाद में देखेंगे, आज तो उसने प्रॉमिस किया है, इसी कोई एंट्री नहीं होगा। तो सर क्या हम इसको इग्नोर कर देंगे? हाँ मेरे बच्चे, 8 पॉइंट कोई काम का नहीं, इग्नोर कर देंगे। आपको इग्नोर करते हुए क्वेश्चन करना है, मतलब इसको कुछ भी नहीं करना है, भूल जाना, और बस एग्जाम में एक नोट लिख देना। सर कोई और तरीका? हाँ बच्चे, एक और भी तरीका है। एक्चुअली जेन्युइन तो यही है कि हम इसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि भैया एक बार अगर फिर से वो प्रॉमिस करने को आ गई ना कि हम पे कर देंगे, तो डेटर्स को बढ़ा दो। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मुझसे अगर बात करोगे ना बीइंग ए प्रोफेशनल पर्सन, तो मैं इस 8 पॉइंट का कोई एंट्री पास नहीं करूंगा। अगर आप भी एग्जाम में पास नहीं करते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स काट नहीं सकता। लेकिन मेरे बच्चे इसके लिए कुछ लोग एक और भी सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं कि अगर शिखा आकर फिर से प्रॉमिस करते तो डेटर्स को बढ़ा दो। तो पता, अगर आप डेटर्स को बढ़ाओगे तो आपको रिवोल्यूशन में डेटर्स को बढ़ाने की एंट्री करनी पड़ेगी। आप बताओ क्या अच्छा लगता है, इसको इग्नोर कर दो या फिर डेटर्स को बढ़ा दो? दोनों में से जो भी काम करोगे आंसर डिफर करेगा, लेकिन मार्क्स दोनों में पूरे मिलेंगे। अगर मुझसे बात करो, मेरी आत्मा से बात करो, तो मैं तो इसको इग्नोर करना ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि जितने बड़े बड़े आप लेवल पे आगे जाएंगे उसमें यही बातें आपको समझाई जाएंगी। आपका जो बुक है, आपके जो स्कूल के सर हैं, वो दोनों बातें बताएंगे, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, आप इसी के थ्रू आगे बढ़ना अच्छा रहेगा। तो हम इसको इग्नोर कर देंगे।
ठीक है ना सर? हाँ, और 9th पॉइंट तो हमारा हो ही चुका, लो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, बकवास सा क्वेश्चन था, खामोखा इतना बड़ा हमने बनाया, खामोखा। आप जरा इसे क्लोज करो, बताओ प्रॉफिट लॉस क्या निकल के आपका है, बताइए जरा यहाँ पे क्या निकल के आया। तो मुझे तो लॉस दिख रहा है यहाँ पे जी, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आपका, और लॉस कितने का आ गया 6000 माइनस ये, यानी कि 4200 का। ये लॉस मेरे बच्चे ए एंड बी में ट्रांसफर करो ओल्ड रेशियो में, तो 2100 एंड 2100, 2100 रुपये का। इस लॉस को जल्दी से आप पार्टनर्स के अकाउंट में लेकर आइए, टू रिवोल्यूशन अकाउंट, यहाँ पे 2100 और यहाँ पे आपका 2100, यहाँ तो कुछ गया नहीं आपका, है ना, क्योंकि इसको कोई मतलब नहीं बनता, ये भी काम पूरा हो गया। इतना बड़ा बड़ा पता नहीं हमने क्यों बनाया, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, खामखा देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं। तो अब जरा बताओ, यहाँ पे सब कुछ खत्म होने वाला है, जरा बताओ टू बैलेंस सीडी इनका कितना निकल के आ रहा है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपका, आप चेक करते हैं। ये हो गया 51,300 का अमाउंट, यहाँ पे आ गया बच्चे 51,300 का अमाउंट। तो आप देखो 51,300 में से माइनस कर दो कितना जी 4100, तो मेरे बच्चे ये अमाउंट जो आपका आ गया ये 47,200 का अमाउंट निकल के आ गया, 47,200। अगर मैं बी का देखूं तो 64,300 का अमाउंट यहाँ पे आ गया, 64,300 का अमाउंट यहाँ लिखिए, और 64,300 में से माइनस कर दो 4,100, तो अमाउंट आ गया 60,200 रुपीज़ का अमाउंट आपका। और सी जो हमारा यहाँ पे, वो तो यहाँ पे 40,000 ही रह गया, तो आपका यहाँ पे 40,000 का अमाउंट चला गया सी का, है ना, क्योंकि जो हमने यहाँ पे 3,000 इसके अकाउंट से निकाला था बच्चे, वो करंट अकाउंट से निकाला, कैपिटल से नहीं, तो उतना ही रह गया आपका, ठीक है। कैश जो हमारे पास है, जरा बताओ कैश बाई बैलेंस सीडी हमारे पास कितना रह गया, तो 50,000 का अमाउंट आपका, 50। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये जो था बच्चे पॉइंट नंबर 8, हमने उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, एकदम कंप्लीट इग्नोर कर देना, पूरे क्वेश्चन में एक नोट एग्जाम में जरूर लिख देना कि हम किसी कुछ नहीं करते प्रॉमिस का। एक इसका दूसरा भी तरीका था कि आप चाहो तो इसकी एंट्री पास कर दो, डेटर्स को बढ़ा दो, क्योंकि फिर से प्रॉमिस कर रही है, तो आप यहाँ पे लिखते बाय डेटर्स अकाउंट, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है, तो इसी के हिसाब से हम काम करेंगे। अब हमें क्या करना जी, सब कुछ हो गया मेरे बच्चे, अब जल्दी से आओ हम बैलेंस शीट बना लेते हैं नया। तो मैं बैलेंस शीट में इस जगह को मिटाता हूँ, कैश 50,000 रुपये हो गया, इसको मिटा देता हूँ, कैश 50,000, यहीं पे काफ़ी है हमारा बैलेंस शीट बनाना, तो कैश आपका हो गया है 50,000। तो ये बैलेंस शीट हम बना रहे हैं नया, लिख दो यहाँ पे आफ्टर एडमिशन, आफ्टर एडमिशन, और देखो जरा बैलेंस शीट में क्या निकल के आएगा, आइए जरा। वो कहता है आपका पहले एसेट साइड में कैश जो 10,000 था वो बढ़ के हमारा कितना हो गया 50,000, ठीक है। जो डेटर्स हमारे थे मेरे बच्चे, डेटर्स जो हमारे थे वो हमने कितने से कम किए थे, डेटर्स तो 6 से कम हो गया, है ना, डेटर्स जो हमारा है टोटल 6 से कम हो गया, तो डेटर्स रह गया 74,000, और जो यहाँ प्रोविज़न था वो भी 4,000 से ख़त्म हो गया, 2,000 वहाँ दिखा दिया, मतलब अब कोई प्रोविज़न रहा नहीं। स्टॉक जो आपका 20,000 है, वो स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ, 20,000 रह गया। मशीन आपका 38,600, मशीन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो 38,600 रुपीज़ का अमाउंट रह गया। अब प्रॉफिट लॉस तो ख़त्म ही कर चुके, कोई नया एसेट्स यहाँ पे नहीं सर। इधर आइए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म हो गया, अब आ गया वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम कह दें या लायबिलिटी, और कितने का था 3,000 का, है ना बच्चे, 3,000 से हमने इसको क्रिएट किया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो 3,000 था उसको भी हम लोगों ने क्या किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका 1,800 से कम किया, तो 1,200 रुपये का अमाउंट रह गया। और फिर आपका यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बाद वो क्रेडिटर्स जो हमारे यहाँ पे 30,000 के थे, जरा देखो क्रेडिटर्स में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं सर, हाँ सर 2,000 से हमने यहाँ पे घाटा रिकॉर्ड किया, यानी कि बढ़ गए हैं, तो 32,000 हो गए, याद है ना, एडिशनल 2,000 पे करना था। वो अनफोर्सिन लायबिलिटी आपने बढ़ाया था, लिख दो यहाँ पे अनफोर्सिन, नाम बताता तो नाम लिखता, लायबिलिटी
या आप इसको प्रोविजन फॉर अनफोर्सफुल लायबिलिटी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2000 कुछ भी नाम लिखो जब ना बताया तो। और फिर आपका यहाँ पे क्रेडिटर्स हो गया। नाउ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इसमें ए बी एंड सी, तो हमारा ए बी और सी का लिखना है। ए का कैपिटल कितना हो गया 47,200, बी का 60,200 और सी का 40,000 का अमाउंट आपका यहाँ पे, ये भी हो गया। मेरे बच्चे सारी बातें हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं एक्सेप्ट ये सीज करंट अकाउंट। ये सीज करंट अकाउंट का क्या होगा, क्योंकि अगर ये सीज कैपिटल अकाउंट होता तब तो सी के अकाउंट से माइनस हो गया होता। ये सीज करंट अकाउंट में क्या करो, तो देखो इसको सिंपल शब्दों में हम कैसे समझते हैं। आप मुझे बताओ सीज करंट अकाउंट डेबिट में है कि क्रेडिट में है? सीज करंट अकाउंट डेबिट में है कि क्रेडिट में है? सर ये डेबिट में है। तो जरा बताओ ना कि डेबिट बैलेंस आपका एसेट्स का होता है कि लायबिलिटी साइड का होता है? डेबिट बैलेंस आपके एसेट साइड का होता है कि लायबिलिटी साइड का? सर एसेट साइड का। जितने भी नाम आपके, जितने भी डेबिट बैलेंस वाले नाम होते हैं, जितने भी डेबिट बैलेंस वाले नाम होते हैं वो सारे एसेट साइड में आते हैं। तो मेरे बच्चे आप क्या करना, सीज करंट अकाउंट आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर देना, सीज करंट अकाउंट और कितना जी 3000 का अमाउंट डेबिट यानी कि एसेट साइड में, और काम पूरा हो गया। सर ये क्या किया आपने, अभी समझा दूंगा, चिंता ना करो। लेकिन हमने कैसे इसको देखा जी, सीज करंट डेबिट में आ रहा है और जितने भी नाम आपके एसेट साइड में होते हैं उन्हीं का डेबिट बैलेंस होता है, तो हमने क्या किया डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ तो क्रेडिट बैलेंस वाले नाम आते हैं। अभी बिना ज़्यादा सोचे समझे बताओ दोनों से टैली किया कि नहीं किया, आओ ना देखते हैं। तो 3000 प्लस आपका 1200 प्लस आपका 32,000 प्लस आपका 2000 प्लस 47,200 प्लस 60,200 का अमाउंट एंड प्लस आपका 40,000। तो मेरे बच्चे ये 185,600 का अमाउंट आ गया, 1,85,600 का। इधर से आप माइनस कीजिए 50,000 का अमाउंट, उसके बाद आपका 74,000, फिर आपका 20,000 का अमाउंट, फिर आपका 38,600 का अमाउंट और फिर 3, ये भी आ गया 1,85,600 का, यानी कि दोनों साइड टैली कर गया। सर मीनिंग समझाओ ना सर करंट अकाउंट का। कुछ भी नहीं, आओ ना मैं आपको बताऊं इसका मीनिंग क्या होता है। एक तो करंट अकाउंट ओपन करने का मतलब होता है कि हमने इनका फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो किया। फंडामेंटल में बताया था फिक्स फ्लक्चुएटिंग आपका, वहाँ ज़्यादा हम फोकस नहीं करते हैं। इसका भी मेरे मतलब मेरे बच्चे सेम ही रहा। अगर आज मान लो ये फर्म बंद हो जाती है ना, तो पता सी को कितना मिलेगा, 40,000 आपका बिजनेस में है, लेकिन 3,000 आप बिजनेस से निकाल भी चुके हो, तो अल्टीमेटली कितना मिलेगा 37,000। यानी कि आपका बिजनेस में जो क्लेम है वो 37 का ही रहा। तो फिर सर आपने इस 3,000 को यहीं से माइनस क्यों नहीं कर दिया कैपिटल अकाउंट में से? सी का करता मेरे बच्चे, हमेशा करता, बट कोच ने कह दिया कि ना जी आप करंट अकाउंट खोलो, तो खोल दिया हमने। मतलब सिर्फ हमने कहा कि ठीक है कैपिटल आपका 40 है लेकिन 3,000 आपका निगेटिव हो गया, तो जब भी आपका हिसाब होगा तो अल्टीमेटली कितना उतने मिलेगा। अकाउंट कितने भी खोलो ना, हिसाब तो वही रहेगा आपका। तरीका है क्वेश्चन का, क्या जाता है इसके अंदर में। बात समझ में आई सर? हाँ सर हाँ। तो आप ज़रा बताओ कि क्या क्वेश्चन एक मैं आपको दूँ करने को? ना सर ना, अभी सर एक क्वेश्चन आप और कराओ सर, प्लीज़ ऐसा ही क्वेश्चन कराओ सर। आप पता नहीं पिछली क्लास तक बोर कर दिए थे, बकवास क्वेश्चन करा करा के छोटे छोटे, और उसके लिए हमें पूरा अकाउंट्स ठीक से पता होना चाहिए। आओ जरा। कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप 11-12 क्लास को क्यों पढ़ा रहे हो और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, रीज़न क्या है? मेरे बच्चे मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इसमें जितना फ़ायदा आपका है ना, उससे उतना एटलीस्ट उतना फ़ायदा मेरा भी है। मैंने सीए की, ये मेरी बुक्स है, ये सीए फाउंडेशन की बुक है, ये सीए इंटर ग्रुप 1 की बुक है और ये हमारे सीए इंटर ग्रुप 2 की बुक है। ये सारी बुक्स मैंने अपने बच्चों के लिए लिखा हुआ है। यही नहीं, हमारे ये सीएमए की बुक है, ये हमारे सीएमए के अंदर में सीएमए फाउंडेशन, ये मेरा सीएमए इंटर ग्रुप 1 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये सीएमए इंटर ग्रुप 2 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है और ये सीएमए फाइनल की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। इसी तरीके से सीएस की मेरी बुक है, मेरे बीकॉम की बुक्स है,
मैंने सबके लिए बुक तैयार किया है मेरे बच्चे, और उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, और बहुत बेहतर तरीके से हज़ारों बच्चे आपके ऑल ओवर इंडिया में हर एक साल मुझसे पढ़ते हैं। 11-12 क्लास आपको फ्री करने का जो मेरा मेन रीज़न है, वो रियली बता रहा हूँ, सिर्फ मेरा स्वार्थ है। ये देख रहे हो आप, ये ऐसी बुक्स है ना बच्चे, और भी बुक्स है, पर मैं कितना उठाता। ये जो बुक्स मैंने लिखी हुई हैं, जब मैं इनसे अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कई सारे बच्चे जिन्होंने 11 क्लास 12 क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा, चाहे वो फाइनेंशियली वीक बच्चे थे, चाहे वो आपका जहाँ पे रहते थे वहाँ पे बेटर जो आपका एजुकेशन होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, और इसके चलते वो आपके परेशान हो जाते थे। उनको डर लगता था कि यार संतोष सर तो बहुत दूर बैठे हैं, और उनसे अगर वो सामने ना हो तो फिर कैसे मैं इंटरेक्ट करूँगा, कैसे मैं डाउट पूछूंगा। इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं डर को ख़त्म करने के लिए मेरे बच्चे, मैंने क्या किया, आपको 11 क्लास 12 क्लास कंप्लीट फ्री किया है। आप पढ़ो ना, और पढ़ के देखो जरा कौन सा डाउट आपको उठता है, कौन सी आपको ऐसा है जो आपको परेशान करता है। मैं तो अभी 11 क्लास 12 क्लास में हज़ारों बच्चे आज तक मेरे पेड कोर्सेज में थे। मैं रोज़ 4 to 7 बैठता हूँ कि कभी तो कोई डाउट आए, कभी तो कोई डाउट आओ। रेयरली कोई डाउट मेरे पास आता है बच्चे, रेयरली। और मैंने वो भी, आपके जो डर है ना डाउट का, वो भी ख़त्म करने के लिए मैंने और मेरी COC टीम ने इस बात को डिसाइड किया है कि चैनल पे मैं वीक में एटलीस्ट एक बार अपने सारे फ्री बच्चों के लिए लाइव चैनल पे आऊँगा और आपके डाउट सेशन देखूंगा कि क्या डाउट्स आपके उठते हैं। एक्चुअली आप पढ़ो ना, आप कल को जो बोलते हो ना, हमेशा मैंने देखा हुआ है मैंने चैनल पे कि सर मैं फाइनेंशियली वीक बच्चा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। अब क्यों नहीं पढ़ाई कर पाओगे? सर मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं है, अब क्यों नहीं पढ़ पाओगे? सर डर लगता है वीडियो क्लास से, पैसा पे कर दिया, उसके बाद मान लो अगर क्लास समझ में नहीं आया, अब कैसा डर है? आप पढ़ो ना, आप मेरे चैनल पे आइए, चैनल पे स्टडी कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखना, ये सिर्फ आपका रिवीजन लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने का लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ डेमो क्लासेज नहीं है। हर एक चैप्टर में मेरे बच्चे अगर 16-18 क्लासेज है तो उन 16-18 क्लासेज को मैं आपके लिए फ्री कर रहा हूँ, बिल्कुल सीक्वेंस में। आप चैनल पे आके स्टडी करें और रियली में अपने आप को आप टॉप पे पहुंचाएं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मिशन जो मैंने और मेरी COC टीम ने डिसाइड किया है कि लेट्स एडुकेट इंडिया, पूरे इंडिया को एडुकेट करना है। कॉमर्स में एक एक बच्चा प्रॉपर तरीके से स्टडी करे, इस बात को इंश्योर करना है। मेरे बच्चे इसमें आपका साथ चाहिए। आप भी स्वार्थी बनकर आप इस नॉलेज को अपने तक लिमिट नहीं रखना। आपके स्कूल में जितने सारे फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स जो हैं, जो बाहर के दोस्त हैं, आपके दुश्मन भी क्यों ना हो, रोड पे चलता हुआ कोई इंसान भी दिख जाए जो कॉमर्स का है 11-12 क्लास का, उसको भी आपको बताना होगा कि संतोष सर ने अपनी सारी क्लासेज फ्री कर दी है 11-12 क्लास की। आप उनको आइए, उनके चैनल पे स्टडी कीजिए। COC आपका कॉमर्स स्कूल, ये बात आप ध्यान रखेंगे, और इस चैनल पे आप आइए और ज्वाइन कीजिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। एंड सबको लेकर आए मेरे बच्चे, सबको, तभी हम दोनों का मिशन पूरा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों। हम थोड़े से प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और 45 क्वेश्चन आपको कराते हैं। 45 नंबर, 45वां क्वेश्चन। लो, आपने बोला और यहाँ पे सही भी हो गया, मतलब मैंने बोला सही भी हो गया। यहाँ पे बात करंट अकाउंट की ही आ गई। करंट अकाउंट आपको पता है ना, फंडामेंटल में अगर आप भूल चुके हो तो आप याद कर लीजिए। कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनता है, जो अभी तक हम करते आ रहे थे। अगर फिक्स्ड होगा तो दो अकाउंट खुलता है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। इस पर फिक्स का क्वेश्चन है, चेक करो। और एक चीज़ और बता दूं मैं, अगर क्वेश्चन फिक्स का रहेगा तो याद कीजिए, आपका जब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट खुलता है तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट की बातें की जाती हैं। याद है आपको कैपिटल अकाउंट में क्या क्या होता था जी? ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एंड परमानेंट ड्रॉइंग्स। उसके सिवाय जितनी सारी बातें होती है, दे ऑल आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। अब ज़्यादा मैं इस पर बहस नहीं करूंगा क्योंकि पहले मैंने सिखाया हुआ है, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, अच्छा लगेगा। आई जरा क्वेश्चन में कहता है कि AB बैलेंस शीट कहता है AB का 31 मार्च कहता है 2019 को हु वेयर पार्टनर्स, मतलब AB आर पार्टनर्स
इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2, ठीक है। एसेट्स में कैश एट बैंक बता रहा आपका 25,000, डेटर्स कहता है कि 1 लाख है, प्रोविजन 4,000 रुपये, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड कहता है कि टेंजिबल है, एंड गुडविल है। ओहो, गुडविल हटा देना। एस 26 कहता है कि बैलेंस शीट में कोई भी गुडविल नहीं दिखेगा, हम इसको हटा देंगे मेरे बच्चे। और क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स का बैलेंस शीट है, इसमें कुछ भी हटेगा तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में हटा दूंगा। इस साइड आइए, क्रेडिटर्स बता रहा है, जनरल रिजर्व आपका बता रहा है, कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है। नीचे कहता है कि सी को एडमिट किया गया ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब प्रोविजन कहता है कि डाउटफुल डेट्स का मेंटेन करना 5% ऑन डेटर्स आपका। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 25,000 भी बुक में दिखाना है। एक अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम है। एक्रूड इनकम का मतलब कि इनकम हमें रिसीव करना है किसी से, और जब इनकम किसी से रिसीव करना होता है तो हमारे पास राइट आता है, और राइट हमारा एसेट्स होता है। तो मेरे बच्चे एसेट्स हमारा है, ठीक है, हम बुक में दिखा देंगे, मतलब एक अनरिकॉर्डेड है ये। ए टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 30,000। सर ये क्या है, अभी बता दूंगा, आगे बढ़ो। कहा ना आज खेल खेलेंगे हम टॉपिक के साथ, कॉन्सेप्ट तो सीख चुके हैं। एक्सपेंसेज कहता है कि ऑन रिवोल्यूशन 5,000 आर टू बी पेड बाय ए। ये एसेट्स जो हमने रिवैल्यू किया है ना बच्चे, जो करते आ रहे हैं, ये हम लोग खुद नहीं करते हैं, एक प्रोफेशनल बंदा रखते हैं कि भैया आप आओ हमारे एसेट्स को रिवैल्यू कर दो। तो वो फ्री में थोड़े करेगा, वो 5,000 रुपये चार्जेज मांग रहा है एसेट्स को रिवैल्यू करने का। और ये कौन पे करेगा, तो ए पे करेगा, ए को जिम्मेदारी दी गई है। स्टॉक को रिवैल्यू किया गया 79,000 पे। प्रॉफिट रेशियो नया कहता है कि 432 रहेगा। सी 1 लाख लेकर आएगा एज इज कैपिटल, और फिर कहता है सी इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर इन द फर्म गुडविल वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, जो कि 150, 130, 125 है। हाफ ऑफ द गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाई ए एंड बी। बोलता है कि भैया बनाओ रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आप पहले दिमाग को शांत करो। ऐसे तो लगता है कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, क्या बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे हो गई, बट ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए खासकर। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी एक काम करता हूँ, इस 45 पे मेरे बच्चे, मैं अपने प्रोसेस में एक तो हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा रिवोल्यूशन अकाउंट। एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू करना है, उस पर जो घाटे फायदे होंगे उनको हमें पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करना है। और हाँ, इस पर पार्टनर्स कैपिटल में नहीं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि जब करंट अकाउंट होता है तो कैपिटल फिक्स्ड होता है, सारी बातें करंट अकाउंट पे हम करते हैं। एक तो हमारा ये हो गया रिवोल्यूशन अकाउंट। फिर मैं आपके खातिर एक बना देता हूँ यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, छोटा सा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बातें हम नहीं करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो छोटा सा ही काफ़ी रहेगा। ये लीजिए, और 3 पार्टनर्स हैं तो 3 कॉलम ए बी सी, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे हम लोग, ए बी एंड सी। यहाँ पे ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। और फिर अब यहाँ पे क्या होगा, ओपन किया जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं ओपन किया था, ज़्यादा एंट्री नहीं था बच्चे, एक ही एंट्री था, तो क्या फालतू में अकाउंट खोलता, वहाँ भी खोल सकते थे आप। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ पे हम बनाएंगे। तो 3 पार्टनर्स हैं, ये 3 कॉलम हम रेडी करें। ये रहा, तो आपका ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आपका ये पार्टनर्स करंट अकाउंट हो गया। और फिर आपका यहाँ पे कहीं पे कैश कहीं दिख रहा है क्या, सर बैलेंस शीट में कैश तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, कैश आएगा तो ज़रूर। आप कैश अकाउंट ओपन कर लो, कुछ भी नहीं है, बैंक भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमने कैश अकाउंट ओपन कर लिया। और कैश अकाउंट में यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस है एक्चुअली वो नील है, तो या तो ना लिखो या लिखो तो यहाँ पर नील दिखा दो पहले से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सॉरी, है तो वो ऊपर था पेज पे मेरा, माफ कीजिए। कैश एट बैंक है मेरे बच्चे, तो ये बैंक अकाउंट खुल जाएगा, कैश एट बैंक ऊपर वाला पेज पे था, और ये 25,000 का अमाउंट आपका है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे जरा बताओ, कैपिटल अकाउंट जो है ए बी का बाई बैलेंस बी डी कितना बता रहा है, ए का कैपिटल अकाउंट 3 लाख लिखो, और बी का कहता है 1,50,000, ये हो गया। ए का 3 लाख, बी का 150। करंट अकाउंट है 50 एंड 10, यहीं चला जाएगा।
लायबिलिटी साइड में जितने भी नाम होते हैं उन सब का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है। लायबिलिटी साइड में जो नाम होते हैं बच्चे, ए का 50,000 है और बी का कहता है 10,000। अगर आप इन सब बातों को भूल चुके हो तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, सब कुछ आपके पास ही पड़ा हुआ है। एक बार पीछे की क्लास का रिवीजन कर लो, कैपिटल अकाउंट वाली बातें याद आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं पहले बैलेंस शीट में जो कुछ झगड़े हैं उनको ख़त्म कर लूँ। तो बैलेंस शीट में मुझे एक तो नाम दिखा आपका जनरल रिजर्व, और वो अमाउंट आपका 60,000 का है। तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में अब कैपिटल नहीं करंट अकाउंट में आएगा बच्चे। जनरल रिजर्व सारे एडजस्टमेंट्स हम करंट अकाउंट में करते हैं, कैपिटल फिक्स रहता है। तो रिजर्व जो आपका 60 है, रेशियो 3:2, तो कितना हो जाएगा 36,000 एंड 24,000, ये हो गया। इसके बाद ओहो, बैलेंस शीट में गुडविल है 50,000 का, हटा दो बिना किसी टेंशन के। टू गुडविल अकाउंट 30,000 20,000, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, सब कुछ करंट अकाउंट से ही होगा, कैपिटल अकाउंट फिक्स रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। फिर नीचे आइए, अब देखो बैलेंस, देखो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, आप जानते हो, बस एक एक आइटम को पकड़ रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने कुछ दिमाग ही नहीं लगाया। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में, करंट का बैलेंस करंट में, गुडविल और रिजर्व बैलेंस शीट में थे, उनको हटा दिया, कैश एट बैंक बैंक में चला गया। अब आइए नीचे में हम देखना शुरू करते हैं क्या बोलता है वो आपका। नीचे में हम देखना शुरू करेंगे क्या बोलता है मेरे बच्चे। तो वो कहता है नीचे में पॉइंट नंबर 1 में कि प्रोविजन को मेंटेन करना 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स है कितना हमारे बैलेंस शीट में 1 लाख। 1 लाख का 5% कितना होता है 5%, यानी कि 5,000। तो बच्चे 5,000 का हमें प्रोविजन बनाना है, लेकिन चेक करो प्रोविजन ऑलरेडी हमारे पास कितने का है 4,000 का। 1,000 से बढ़ा दो, लॉस हो गया, घाटा हो गया, तो यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, और आप 1,000 से इसको बढ़ा दीजिए, ठीक है यहाँ पे सर। हाँ, पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि कोई आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल है, कोई काम का रिपेयरिंग कराया होगा, उसका बिल बकाया है, लायबिलिटी बढ़ रही है, घाटा रिकॉर्ड करना होगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जी। तो टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 25,000 है ना, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, जब लायबिलिटी लेकर आएंगे तो घाटा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक एक्रोड इनकम भी है जो बुक में दिखाना, एसेट्स है मेरे बच्चे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो एक्रोड इनकम अगर हम एसेट्स को दिखाएंगे तो हमें फ़ायदा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यहाँ चला गया 7,500। ए कहता है कि भैया मैं इन्वेस्टमेंट को लेके चला जाऊंगा 30,000 पे। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आप प्यारे प्यारे बच्चे। मैं आपको यहाँ पे नोट में आपको मैं ना जर्नल एंट्रीज में सिखाना भी शुरू करता हूँ। जर्नल एंट्रीज एग्जाम में नहीं पूछ रहा, आप इसको करना भी नहीं एग्जाम में, बट मैं समझाया जा रहा हूँ और कुछ भी खास नहीं है ना, सिंपल शब्दों में। ए कहता है कि भैया मैं इन्वेस्टमेंट लेके चला जाऊंगा, पहले देने की बात बाद में बताओ, पहले बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट था कितने का सर 40,000 का। मेरे बच्चे 40,000 का इन्वेस्टमेंट था, और आज जरा बताओ ए कितने में लेके चला गया 30,000 में। तो जरा बताओ जो इन्वेस्टमेंट 40,000 का था आज कितने का रह गया 30,000 का। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, आपको घाटा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आप तो पहले यहां कहो टू इन्वेस्टमेंट, और आप 10,000 का घाटा रिकॉर्ड करो। मतलब एंट्री क्या बन गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। समझो ना, एंट्री आपको समझाने के लिए बता रहा हूं बस। हमने इन्वेस्टमेंट को 10,000 से कम कर दिया, इन्वेस्टमेंट हमारा 10,000 से कम हो गया। मुझे बताओ इस एंट्री के बाद जो नया बैलेंस शीट बनेगा, ये बैलेंस शीट आपको नहीं बनाना है, मैं समझा रहा हूं, आप मुझे बताओ अब इन्वेस्टमेंट यहां कितने का रह जाएगा नए बैलेंस शीट में सर 30,000 का। सुनो मेरी बात, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 से, एक तो क्योंकि 40,000 का जो इन्वेस्टमेंट था 40,000 का, वो कोई आदमी आपका अगर 30,000 पे लेकर चला गया, तो अभी ले जाने की बात को अलग करो, पहले कहो कि भैया इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई 10,000 से, तो हमने क्या किया घाटा रिकॉर्ड कर दिया इन्वेस्टमेंट में 10,000 का। अब इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया 30,000 का। 30,000 का ध्यान देना, हमने क्या किया इन्वेस्टमेंट कम कर दिया और घाटा हमने पार्टनर्स कैपिटल में कम कर दिया, जो लॉस दिखा के बैलेंस शीट टैली कर रहा है। बैलेंस शीट टैली हो गया मेरे बच्चे।
यहाँ देखना, वहाँ नहीं, यहाँ देखना, टैली कर गया। अब इन्वेस्टमेंट कितने का दिख रहा है? 30,000 का। इस इन्वेस्टमेंट को ए लेके चला गया, तो ठीक है, बैलेंस शीट से इन्वेस्टमेंट हटा दो, इन्वेस्टमेंट हटा दो, और ए लेके चला गया ना, तो ए का कैपिटल भी कम कर दो। समझो ना मेरी बात को, मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा। अगर मान लो एक घर में यहां पे जितने एसेट्स हैं उतने ही कैपिटल का अमाउंट लगा हुआ है, दोनों से टैली कर रहा है। अगर कोई पार्टनर इस घर से कुछ लेकर जाएगा तो एक तो वो सामान चला जाएगा और उसका क्लेम भी तो कम हो जाएगा। मतलब कहने का जो अगला एंट्री बनेगा मेरे बच्चे, अगला एंट्री कि एक तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, यानी कि टू इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट कितने का चला गया अब? 30,000 का, क्योंकि 10,000 कम कर चुके हैं। साथ ही साथ ये जो इन्वेस्टमेंट गया वो ए का मैं कैपिटल अकाउंट से कम करता, बट क्योंकि करंट अकाउंट से सारी एंट्री करनी है तो एज करंट अकाउंट 30,000 एंट्री बन गया आपका यहाँ पे। क्या जी? तो आपका एंट्री बना यहाँ पे एज करंट अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आप सुन लो मेरी बात ना, ए इन्वेस्टमेंट लेके चला गया, तो ठीक है जी। हम लोगों ने क्या किया, दोबारा सुनिए। पहले आपका बैलेंस शीट था, इन्वेस्टमेंट 40 का था, 10 से कम किया, और फिर हमने उस लॉस को रिकॉर्ड करके पार्टनर्स कैपिटल को भी 10 से कम कर दिया, बैलेंस शीट टैली कर गया। अब जो इन्वेस्टमेंट 30,000 का था वो भी चला गया हमारे पास से, तो इन्वेस्टमेंट चला गया तो पार्टनर्स कैपिटल भी तो चला गया। अगर ओनर पैसा बिजनेस से विड्रॉ करेगा, इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करेगा, तो उसका कैपिटल कम कर देंगे। तो एज करंट टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि एज करंट अकाउंट में क्या बोलेंगे हम? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना? 30,000। ये लीजिए, ये भी एंट्री हो गया, ये भी एंट्री हो गया। कोई बड़ी बात हो रही है? आप स्लोली बातें समझ रहे हैं, और कुछ खास नहीं बच्चे मेरे यहाँ पे, ठीक है। अब आगे पढ़ना। एक्सपेंसेज ऑन रिवैल्यूएशन, ये जो एसेट्स लायबिलिटी रिवैल्यू हुआ, इस पे 5,000 का आपका एक्सपेंस हो गया, और किसने पे किया है? ए ने पे किया है। मेरी बात सुनो, आपसे बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। अगर मान लो ये हमारा बैलेंस शीट है, मैं आपको दिखाता हूं, इस बैलेंस शीट को लिखना नहीं है आपका, ये हमारे एसेट्स हैं, मान लो 1 लाख के। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है ए का, बी का, ए का मान लो 20,000, बी का 30,000, और लायबिलिटी यहाँ पे कहता है कि मान लो 50,000 का है। ये दोनों से टैली कर रहा है मेरे बच्चे, 1 लाख 1 लाख। ध्यान से मेरी बात सुनना, समझा रहा हूँ, ये नई नई एंट्रीज है, और ये एंट्रीज जो सिखा रहा हूँ ना, एक तो पक्का के एग्जाम में इससे हट के कुछ नहीं आएगा, बस आपको सुनना मेरी बातें, आपको समझना जो मैं बता रहा हूँ। होता क्या है कि इनके एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू करना है, और रिवैल्यू करने पे क्या करना है जी? हमने कहा ए को कि भैया हम आपको क्या करेंगे, इसके बदले में 5,000 रुपये हम दे देंगे, आप रिवैल्यू कर दो। तो मेरे बच्चे लायबिलिटी साइड को बढ़ाना पड़ा, ए में 5,000 रुपये ऐड करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि फर्म और पार्टनर्स अलग होते हैं। जरा बताओ, हमारा अल्टीमेट मोटिव बस बैलेंस शीट टैली करना है। अगर मैं ए के कैपिटल को 5,000 रुपये से बढ़ा देता हूं क्योंकि मुझे उनको देना होगा, तो क्या बैलेंस शीट टैली करेगा? नहीं करेगा। मेरे बच्चे, अगर ए को जैसे लायबिलिटी बढ़ाया, उसी तरीके से ए के अकाउंट को 5,000 रुपये बढ़ाना पड़ रहा है। तो जब ए के अकाउंट को 5,000 रुपये बढ़ाएंगे तो फर्म को लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फर्म के लिए क्या हुआ? लॉस हुआ। ध्यान से, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन दूर करो। हम फर्म की बात कर रहे हैं, हम पार्टनर्स की बात नहीं कर रहे हैं। फर्म के लिए पार्टनर्स भी एक लायबिलिटी है मेरे बच्चे, आपने पढ़ा है 11वीं क्लास में। तो अगर फर्म कहते हैं कि मुझे ए को 5,000 रुपये देना पड़ेगा, तो ठीक है जी, फर्म को घाटा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यानी कि फर्म क्या करेगी, यहां बोलेगी टू एज कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट। सारी एंट्री हम करंट अकाउंट से कर रहे हैं, 5,000 रुपये। मतलब फर्म ने क्या किया, अपना घाटा रिकॉर्ड किया, और लायबिलिटी के बजाय के जैसे लायबिलिटी बढ़ गया ना, तो हमने यहां लिखा ना एज करंट अकाउंट बढ़ गया, तो यहां लिखा जाएगा, और इसकी क्रॉस पोस्टिंग एज के करंट अकाउंट में चली जाएंगी। ठीक है ना? तो याद रखना, जब भी अगर मान लो कि कोई एक्सपेंसेज होता है और ए कहता है कि ठीक है जी मैं पे कर दूंगा, तो फर्म कहेगी कि भैया अब हमें ए को देना पड़ेगा, हमें उतना घाटा रिकॉर्ड करना पड़ा। होगी बात यहाँ पे। तो ये मैंने आपको दिखा दिया एक्सपेंसेज वाला, इसको और समझाऊंगा अलग से, आगे बढ़िए आप। इस पर हम 2-3 पॉइंट बनाएंगे अभी आपको अलग से।
स्टॉक कहता है कि रिवैल्यू किया गया 79 पे, बैलेंस शीट में कितने का था स्टॉक 74, 5,000 से वैल्यू बढ़ गया, फायदा हो गया, बाय स्टॉक 5,000। आगे बढ़ो, न्यू रेशियो इससे कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल। सी 1 लाख लेकर आएगा एज इज कैपिटल, तो आपका एक तो टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल है मेरे बच्चे, ये करंट अकाउंट में नहीं आएगा, कैपिटल का पैसा कैपिटल में जाता है, सीज कैपिटल अकाउंट। और सी में क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, बाय बैंक 1 लाख अमाउंट, ये हो गया। और कहता है कि वो गुडविल का भी पैसा लेकर आएगा, सी गुडविल का ही पैसा लेकर आएगा। तो अगर गुडविल का पैसा लेकर आएगा तो एंट्री क्या बनता है बताइए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आप देखो यहाँ पे कैपिटल का तो 1 लाख रुपए लेकर आया, गुडविल का कितना लेकर आएगा, हमें इसके लिए गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा। आओ चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपका वर्किंग नोट्स में नंबर 1 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जल्दी बताओ क्वेश्चन में आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट वो कहता है कि सी का जो गुडविल वैल्यू किया जाएगा ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, 150, 130, 125, 150, 130 प्लस 125 डिवाइडेड बाय 3, बोलिए कितना आ गया। तो यहाँ पे 150 प्लस 130 प्लस 125 एंड डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 1,35,000। और अगर आप गुडविल निकाल दें तो 135 मल्टीप्लाइड बाई कहता है कि 2, यानी कि 2,70,000। और अगर इसमें से सी का शेयर आपको जानना है, सी शेयर इन गुडविल, तो मेरे बच्चे 2,70,000 मल्टीप्लाइड बाई, जरा पढ़ के बताओ कि सी का शेयर कितना है, कितने के लिए एडमिट हुआ था, 2/9। 7 पॉइंट में देखो आप, 7 पॉइंट में कहता है कि नया रेशियो जो होगा 432, यानी कि 2/9, तो इसका 2/9 कितना आ गया 60,000, ठीक है, यानी कि 60,000 प्रीमियम का भी आया है, तो टोटल कितना आ गया 160 का अमाउंट। आप एक काम करो ना, पहले लिखो यहाँ पे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल जो आपका आ गया 60,000। और मेरे बच्चे ये 60,000 अब करंट अकाउंट के थ्रू जाएगा AB में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और आप जानते हैं इसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होता है, तो मैं वो भी निकाल लेता हूँ, इसको मिटा दूँ, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक्सपेंसेज वाले पे मैं आपको समझाऊंगा भी दोबारा अलग से, आप चिंता ना करो, पहले मैं इसको हटा के और मैं आपको यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर जो भी होगा 2 मान लो, कंप्यूटेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आइए जरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो देख लें, पार्टनर्स के नाम, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो पार्टनर्स का नाम AB एंड C। ओल्ड रेशियो बताइए, 3:2 था ना सर, हाँ, तो 3/5, 2/5। C के आने के बाद 432, 4/9, 3/9, 2/9, सॉरी ये हो गया आपका। तो 3/5 माइनस 4/9 बताइए कितना आएगा, 45, 27, 7/45 है ना, ये रहा ना, 9 3 27, हाँ जी ठीक है। और इसका 2/5 माइनस 3/9 45, 3/45, ठीक है। तो 10/45 आ गया, 5 2 जा, ठीक है, ये हो गया बच्चे। तो ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन गया 7:3। आप एक काम करो, ये जो आपका 60,000 आया था वो 7/3 में डिवाइड कर दो। तो जरा बताओ 60,000 7/3 में कितना हो जाएगा,
60,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 7, इनका आ गया 42,000 और इनका आ जाएगा कितना 18,000। ये भी हो गया। समझो मेरी बात, कुछ भी नहीं है, आप वो एक्सपेंस से मत पड़े रहना, मैं उसको अलग से समझाऊंगा, बाकी पॉइंट समझो ना। देखो आगे क्या बता रहा आपका, पॉइंट 1 में प्रोविजन आपका हो गया, पॉइंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भी हमारा हो गया। वो 10th में ए भी अपने जो उनको गुडविल मिला आधा विड्रॉ किया इन्होंने, तो 2 कैश, सॉरी बैंक से है ना, तो 2 बैंक कर दीजिए आप यहाँ पे, 2 बैंक अकाउंट। कितना जी, इनका आधा 21 और इनका आधा 9,000। तो आपका 2 बैंक, बैंक में क्या बोलेंगे, बाय एज करंट अकाउंट एंड बाय बेज करंट अकाउंट। ए ने कितना विड्रॉ कर लिया 21,000 और बी का 9,000। ये भी हो गया हमारा, ये भी काम खत्म हो गया। और चेक करो सर कुछ बचा ही नहीं है। कैप बैलेंस शीट का जो अमाउंट है वो लिख ही दिया, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गुडविल का ट्रीटमेंट हमने कर ही लिया, उसके बाद विड्रॉ हो ही गया, एसेट्स लायबिलिटी हमने रिवैल्यू कर ही दिया। सर कुछ बचा ही नहीं, सर बचा ही नहीं। और हाँ, बैलेंस शीट में जो पहले से गुडविल था उसको हटा ही दिया। तो आओ ना अब फिर क्लोज करते हैं, हम देखते हैं कि क्या फ़ायदा क्या घाटा निकल के आता है। पहले यहाँ पे तो आप इससे यहाँ पे क्लोज कीजिए, मुझे घाटा ज़्यादा दिख रहा है, 41,000 का टोटल घाटा हुआ है। एंड आउट ऑफ 41,000 में से आपको यहाँ पे 12,500 का यहाँ पे, यानी कि 28,500 ये हो गया आपका बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ये लॉस आपको ए और बी में डिवाइड करना है, ओल्ड रेशियो में 3:2, तो डिवाइड 5 इंटू 3, ये आ गया 17,100 और इनका आ गया मेरे बच्चे 11,400। आइए करंट अकाउंट में लेकर आइए, कैपिटल में कुछ भी नहीं जाएगा, सब यहीं से काम किया जाएगा रिवैल्यूएशन। तो आपका 17,100 और यहाँ पे 11,400 का अमाउंट, ये भी हो गया। कुछ बचा ही नहीं, क्लोज करो आप इसको। कैपिटल अकाउंट तो सेम रह गया आपका 3 लाख, आपका 150 और आपका 1 लाख का अमाउंट क्लोज्ड। अब यहां चेक कर लो करंट अकाउंट का बैलेंस, तो 2 बैलेंस सीडी। ध्यान रखना करंट अकाउंट का बैलेंस इधर भी आ सकता है, वहां भी मैंने पहले बताया वो आपको फंडामेंटल में। तो बैलेंसिंग फिगर चेक करते हैं, ए का किधर आ रहा है, ये हो गया 86 प्लस 42,000 माइनस कीजिए 60,000, 21,000 एंड 17,100, तो ये 29,900 का अमाउंट आ गया आपका। बी का चेक करो तो आपका 10, 24, 34 हो गया प्लस 18,000 और इसमें से माइनस कीजिए 29,000 ऊपर के दो और माइनस करो 11,400। मेरे बच्चे आ गया 11,600 और सी का तो कुछ है नहीं, खाली पड़ा हुआ है सी का, ना इधर ना इधर आपका, ये भी काम हो गया। बैंक बता दो कितना बच गया हमारे पास यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी। सर फिर चिल्ला रहे हो, लिखो ना, जोश ला रहा हूँ अपने अंदर आपको बातें समझाने का। 125 और 60 हो गया 185, 185 में से 30 चला गया तो 155,000 ये हो गया। और फिर अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ छूटा तो नहीं बच, ओहो गलती तो हो ही गई है, छूट ही गया है, पता नहीं क्यों। अरे एज करंट अकाउंट की पोस्टिंग यहाँ होना था ना, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, माफ़ कीजिए, ये क्रॉस पोस्टिंग करना भूल गए थे हम लोग। 5,000 का अमाउंट, तो ये 29,009 की जगह पे 34,900 हो जाएगा, 34,900। और तो कुछ नहीं बोला ना मैं, याद रखना ये एज करंट अकाउंट है मेरे बच्चे, ये बीच करंट अकाउंट है, सब करंट अकाउंट में गए हैं। ठीक है, अब ठीक है, आओ ना अब हम बैलेंस शीट देख लें नया वाला कैसा बनेगा।
नया बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट बनाए यहाँ पे आफ्टर एडमिशन, आफ्टर एडमिशन आपका यहाँ पे, ठीक है, ये लीजिए आफ्टर एडमिशन। बैलेंस शीट कैसा बनेगा आफ्टर एडमिशन, तो जो हमारा बैंक था 25,000, वो बैंक अब 25 से बढ़ के कितना हो गया 155,000, ठीक है। जो डेटर्स हमारे हैं, डेटर्स 1 लाख के, उसमें कोई चेंज सर, डेटर्स तो सेम है, लेकिन हाँ जो प्रोविज़न था सर वो चेंज हो गया। प्रोविज़न हमने यहाँ पे पहले कितना लिखा था जी, बैलेंस शीट में 4 था और 1 से और बढ़ा दिया, मतलब 5,000, तो डेटर्स हमारे 95,000 के रह गए, आपका डेटर्स रह गया 95,000 का। और आगे बढ़ते हैं, डेटर्स के बाद आपका स्टॉक जो 74,000 का था, आई थिंक हमने 5 से बढ़ाया था तो 79 हो गया। इसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट जो 40,000 था वो ख़त्म हो गया बच्चे, क्योंकि 40 को 30 पे लाए थे और फिर ए लेके चला गया था, ए लेके चला गया था, ए में एंट्री हो गया था ना 30 का सर, हाँ ठीक है, वो भी ख़त्म हो चुका है। फिक्स्ड एसेट्स 360 का कोई चेंज हुआ नहीं, तो फिक्स्ड एसेट्स जो आपके टेंजिबल कहता है वो 360 का ही रहा, कहीं कोई चेंज हमने नहीं किया है। और वो आपका गुडविल तो हटा दिया हमने, कुछ नया एसेट्स, हाँ सर एक्रूड इनकम लिखो ना, एक्रूड इनकम नया एसेट्स था अनरिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड किया 7,500। उसके बाद जी लायबिलिटी साइड आइए, लायबिलिटी साइड में जो आपका क्रेडिटर्स थे 75,000 के, उसमें कोई चेंज, क्रेडिटर्स नहीं सर, तो 75 ही रह गया। उसके बाद आपका रिजर्व ख़त्म, कैपिटल अकाउंट बताइए अब यहाँ पहले कोई नई लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, कोई भी नाम पहले बाद में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल आपका 25,000 का अमाउंट आपका है, 25 का हो गया। इन्वेस्टमेंट ख़त्म, ये तो ख़त्म, ये तो कुछ है नहीं। अब आइए कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में नाउ ए बी एंड सी, ए का 3 लाख यहाँ लिख देते हैं, बाहर भी कर सकते डायरेक्टली, 150 और इसका 1 लाख का अमाउंट, तो ये 550 का अमाउंट हो गया। और जो करंट अकाउंट है हमारा ए बी सी का, ए का आपका 34,900, बी का 11,600, सी का कुछ है नहीं, नाम लिखो चाहे ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, अमाउंट बता दो, तो 34,900 प्लस 11,600, तो अमाउंट आ गया 46,500 का। ये भी काम हो गया। और कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं सर, तो देखो ना टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भगवान जी प्लीज़ टैली करा देना, हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, भगवान प्लीज़ टैली करा देना। तो ये भी हो गया 25,000 और 75,000, तो बच्चे इधर आ गया 6,96,500। उधर चेक करते हैं, 155, 95, 79, 3,60,000 एंड 75, ठीक है, 6,96,500 का। लो ये भी टैली कर गया, हो गई बातें ख़त्म, बातें ख़त्म हो गई। क्वेश्चन लंबा है लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ी लंबा है, वही रिवोल्यूशन अकाउंट करना वही। और एक पॉइंट पे आप जो आके अटक चुके हैं कि सर वो आपका एक्सपेंसेज ऑन रिवोल्यूशन आपने पहले समझाया नहीं था, डायरेक्टली पता नहीं क्या करा दिया ए का, सर वो समझा दो ना सर, वो समझा दो ना। तो चलो फिर मैं आपको वो भी समझा देता हूँ, उस पर क्या क्या एग्ज़ाम में आ सकते हैं हम वो भी देख लेते हैं। ये लो आपका, आओ जरा वो भी दिखा दूँ मैं आपको, क्या टेंशन लेना, मैं हूँ ना जिंदा अभी आपके लिए, हूँ ना मैं। आप लिखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन आपका, और आप एक बैलेंस शीट बनाइए मेरे साथ एग्जाम्पल के अंदर में। इस बैलेंस शीट के अंदर में कहता है आपको कि जो हमारे बैंक है वो है 40,000, और चलो कौन टाइम में बात करेगा, अदर एसेट्स 60,000,
लिखिए मेरे साथ, 1 लाख का अमाउंट। बैंक में आपका 40,000 है, अदर एसेट्स कहता है कि आपका 60,000 है, तो टोटल कितना आपका हो गया, 1 लाख का अमाउंट। अब मैं इस साइड बताऊं आपको, तो कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल में दो बंदे हैं ए एंड बी, इनका 30,000 का कैपिटल है, इनका 20,000 का, ये 50,000 हो गया, और यहाँ पे लायबिलिटीज 50,000, 1 लाख का अमाउंट। लिख लो आप यहाँ पे। कहता है एडजस्टमेंट के अंदर में, केस नंबर 1, expenses on revaluation rupees 5,000 paid by firm। पहला केस। केस नंबर 2, expenses on revaluation rupees 8,000 is outstanding, मतलब अभी हमें पे करना है। एंड केस नंबर 3, expenses on revaluation rupees 10,000 paid by A फ्रॉम, या बस ए कर दो आप, क्लियरिटी यहां पे आ जाएगी। एग्जाम में मेरे बच्चे 3 केसेज बन सकते हैं अगर एक्सपेंसेज ऑन रिवोल्यूशन की बात निकल के आए तो। 3 के सिवाय कोई चौथा केस नहीं बनता। मैं आपको समझा रहा हूं यहां पे सॉल्यूशन में। ये देखो आप, अगर मैं रिवोल्यूशन अकाउंट बनाऊं, आपको बस मेरी बात समझनी है और अपने आप सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट में आपको दिखा रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट समझाने के लिए। पहले केस नंबर 1 के अंदर में ये आपका एक एक्सट्रैक्ट है, मतलब समझा रहा हूँ और कुछ खास नहीं। केस नंबर 1 आपका, जरा सुनना ध्यान से। क्या केस 1 में एक्सपेंसेस जो है 5,000 रुपये फर्म ने पे कर दिया, मतलब जब हमने एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू किया तो 5,000 फर्म को पे करना पड़ा। अगर 5,000 रुपये फर्म ने पे किया तो बैंक में से 5,000 रुपये चले गए, चले गए ना, बोलो ना। हाँ, फर्म ने पे किया, चला गया। सर हाँ, वही तो हुआ, एसेट्स कम हो गया। अगर एसेट्स कम हुआ तो हमें क्या घाटा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और घाटा रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो यहां पे क्या बोलेंगे हम, यहां पे टू बैंक अकाउंट। जैसे मशीन का कम हो जाना, बिल्डिंग का कम हो जाना, फर्नीचर का कम हो जाना, उसी तरीके से बैंक का भी कम हो जाना। कोई भी एसेट्स कम होगा, हमें तो देखना भैया यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट का मतलब क्या, हमें अगला बैलेंस शीट टैली करना है। तो ये कम हो गया बैंक, लायबिलिटी कुछ कम हुआ नहीं क्योंकि लायबिलिटी पहले से कोई थी नहीं, बैंक कम हो गया तो हमें घाटा रिकॉर्ड करना पड़ेगा ताकि पार्टनर्स कैपिटल भी कम हो जाए। तो एंट्री क्या बन गया मेरे बच्चे, यहाँ पे लिखिए एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब आप ज़्यादा दिमाग मत जोड़ लगाओ, बस लिखते चलो, आपको सारी बातें समझ में आ रही, मैं जानता हूँ। केस नंबर 2, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब एक छोटा सा टुकड़ा है, हम यहाँ प्रॉफिट नहीं निकाल रहे हैं, बस हम आपको एडजस्टमेंट सिखा रहे हैं, ठीक है ना। इस बार कहता है एक्सपेंसेज आउटस्टैंडिंग है, हमें पे करना है। मतलब जिस आदमी ने हमारे बिजनेस को रिवैल्यू किया था उसको अभी अपने पेमेंट नहीं किया, पे करना है, कोई बात नहीं। अगर पे करना है तो लायबिलिटी बढ़ गई, एक्सपेंसेज आउटस्टैंडिंग है ना बच्चे, पे करना है, लायबिलिटी बढ़ गई, फिर से घाटा हुआ। तो अगर हमें पे करना है तो हमें इस बार घाटा में क्या लिखना होगा, आउटस्टैंडिंग रिवैल्यूएशन एक्सपेंस, कितने से 5,000। और अब चाहो तो रिवैल्यूएशन वर्ड को यहां से हटा सकते हो, ब्रैकेट में छोड़ दो, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट,
है ना, 5000 अभी हमें पे करना है जी, तो हमने लायबिलिटी बढ़ा दिया। फर्म के लिए फर्म ने पे किया तो बैंक से पैसा चला गया, फर्म ने अभी पे करा तो लायबिलिटी बढ़ गया। और तीसरा केस मेरे बच्चे, केस नंबर 3, इस केस में कुछ केस बनता नहीं है, मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का दिखा रहा हूँ एक्सट्रैक्ट, एक छोटा सा टुकड़ा जहाँ पे हम बस एडजस्टमेंट सीख रहे हैं। सॉरी, इस बार कितना था, 8000 था ना, कोई भी अमाउंट रहेगा तो 8 से हमने कर दिया एंट्री। इस पर कहता है कि जो एक्सपेंसेज हुआ वो 10,000 ए ने पे कर दिया, ए मतलब पार्टनर ने। मुझे बताओ, अगर ए ने पे कर दिया तो फर्म अब वो 10,000 किसको देगी? ए को। अरे लायबिलिटी जो थी बच्चे फर्म की थी, और फर्म की लायबिलिटी को ए ने पे कर दिया, तो फर्म अब पैसा किसको देगी? ए को देगी। यहां पैसा किसको देती है? बाहर वाले को। और अब किसको देगी? ए को। तो हम यहां पे लॉस रिकॉर्ड करेंगे और क्या बोलेंगे? टू एज कैपिटल अकाउंट। अगर करंट अकाउंट होता तो एज करंट अकाउंट, कितने का? 10,000 रुपये। तो फर्म के एंगल से सोचो, फर्म के लिए तो लॉस होगा ही होगा, चाहे फर्म ने पे कर दिया, चाहे पे करना है बाहर वाले को, चाहे पार्टनर को, वो टू एज कैपिटल अकाउंट। और एंट्री क्या बन गया? तो एंट्री बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। आपको याद होगा जब 12th क्लास आपने शुरू किया होगा तो मैंने आपको पहली क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था, वहाँ कहा था कि फर्म अलग होते, पार्टनर्स अलग होते हैं। तो फर्म के एंगल से सोचो, फर्म ने ए को देना है तो फर्म का तो घाटा ही रिकॉर्ड होगा जी। हमने क्या किया? फर्म में यहाँ रिकॉर्ड कर दिया, काम पूरा हो गया। तो एग्जाम में कोई भी पॉइंट आ जाए, रिवोल्यूशन पे परेशानी थोड़ी ही है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया मेरे बच्चे। ओहो, एक क्वेश्चन और है, लेकिन वो क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा, आपको नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आपने खुद कर लिया ना तो फिर उस केस में मेरा इंपॉर्टेंस क्या रह जाएगा? ज़रा बताओ क्या रह जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ मेरे बच्चे। अगली क्लास में मैं जब आपके पास आऊँगा तो एक क्वेश्चन और इस पर कराऊँगा, अच्छा क्वेश्चन, जहाँ पे आपका फिक्स्ड मेथड को हम फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट करेंगे, कुछ ऐसी बातें सीखेंगे, मज़ा आएगा वहाँ पे, आपको बहुत मज़ा आएगा। और हमारा अल्टीमेट टॉपिक कैपिटल एडजस्टमेंट भी अगली क्लास में शुरू हो जाएगा। ये कौन कौन सी बातें, क्या बातें हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी आपको दिमाग पे जोर नहीं डालना, आप प्लीज़ एंड प्लीज़ पिछली क्लास और इस क्लास का प्रॉपर रिवीजन करके ही अगली क्लास में आप मेरे साथ बैठेंगे। कोई दिक्कत होगी नहीं, अगर हुई तो आप मुझसे फ़ोन पे बात कर लेंगे, हम आपके साथ उसको शेयर कर लेंगे। चलिए, तब तक आप सबको बाय बाय टाटा बच्चे, बाय बाय टाटा एंड बाय बाय टाटा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? रेगुलर क्लासेज, रिवीजन लेक्चर्स और जितने भी मेरे टेस्ट हैं आप बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा सपना सिर्फ और सिर्फ आपको ही पढ़ाना नहीं है। मैं चाहता हूं कि इंडिया का एक एक बच्चा जो कॉमर्स के अंदर में है, जो कॉमर्स को सिलेक्ट किया है या जो चूज करने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ संतोष सर के अकाउंट्स को पढ़े। सच बोल रहा हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ, यही मेरा सपना है। और इस सपने को मेरे बच्चे मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता। जो क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को चाहिए 11th क्लास 12th क्लास में, इवन एट 0 कॉस्ट, आप जानते हैं कि मैं कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहा है, ये 0 कॉस्ट में अगर दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है तो इसकी जिम्मेदारी मुझे अपने साथ साथ मुझे अपने बच्चों यानी कि आप पे शिफ्ट करनी पड़ेगी। और आपको भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन सबके पास ये बात पहुंचाना पड़ेगा कि संतोष सर की क्लासेज बिल्कुल फ्री है, आप उनको पढ़ें और पढ़ के एग्ज़ाम को प्रॉपर तरीके से दें। किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं मेरे बच्चे। एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक थ्योरी को, एक एक प्रैक्टिकल को मैंने कवर किया, आप इस बात को जानते हैं। आगे का बेड़ा आपको उठाना पड़ेगा। इस इंडिया में जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं उनको बताना होगा कि आप संतोष सर के चैनल पे आएँ और 11th 12th क्लास की एक एक क्लास को प्रॉपर तरीके से स्टडी करें। आपको ये करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा मेरे बच्चे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।